चलें जी, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है मैंने। स्क्रीन विजिबल है? यस विजिबल है। गुड। अच्छा, ज़रा फोल्डर अपना ओपन करते हैं। JS109 VS कोड में इसको ओपन करते हैं। ओके जी, VS कोड में हमने अपना JS109 का फोल्डर ओपन कर लिया है। और कल की क्लास में हमने डिस्कशन की थी जी हमारी बाकी चीज़ों की, जिनमें हमारे पास थी आपकी कंडीशंस। कंडीशंस हम किस लिए यूज़ करते हैं और कंडीशंस क्या होती हैं? इफ और एल्स में हम्म असद, मुझे बताएं कि हमने कितनी टाइप्स की कंडीशन देखी थी कल की क्लास में? मैम, इफ एल्स, नेस्टेड और स्विच। हमने सिंपल इफ एल्स देखी थी या इसके अलावा इफ एल्स में भी कुछ कंडीशंस देखी थी? इफ इफ एल्स और इफ इसमें इस्तेमाल किए थे ना। हम्म नेस्टेड इफ इसी को बोलते हैं ना कि एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स को यूज करना। नेस्टेड इफ इसको बोलते हैं, लेकिन हमने इसके अलावा एल्स इफ भी देखा था। इफ एल्स इफ एल्स। जी जी ठीक है, ठीक हो जी। गया जी। और मुझे ये बताएं कि स्विच में किस तरह वर्किंग होती है, क्या चीज़ लिखना ज़रूरी है? अगर हम वो चीज़ नहीं लिखते तो हमारे पास इशू आ जाता है। मैम, स्विच में केसेस के ऊपर वर्किंग होती है और एक केस के बाद हमें ब्रेक करना पड़ता है उस केस को। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होगी, केस ट्रू होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट सारे आएंगे वो प्रिंट हो जाएंगे, वो भी रन होंगे साथ। गुड, बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके लिए ब्रेक लिखना ज़रूरी है। अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो आपके बाकी केसेस ऑल दो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करें या ना करें, वो रन हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बताया आपने। चलें जी, आज का जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है और ये भी हमने कर ली। इसको एक बार ज़रा गो लाइव कर लेते हैं एप्लीकेशन को। और आज का जो टॉपिक है, हमने फंक्शंस पे डिस्कशन करनी है कि फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास। इसको हमने लाइव कर लिया, ये एप्लीकेशन हमारी लाइव हो गई है। और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाते हैं जी, function.js के नाम से, कुछ इस तरह से। function.js। ओके जी, फंक्शन डॉट, अच्छा हमने यहाँ पे फाइल ठीक से JS लिखना था, SJ लिख दिया, इस वजह से हमारी ये फाइल JS की नहीं बनी। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, .js। चलें जी, function.js की फ़ाइल हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब हमने फंक्शंस पे वर्किंग करनी है। बाकी की एक्स्ट्रा फाइल्स को मैं क्लोज कर रही हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे जो ये नैब बार हमारी बनी है वेरी क्लियर हो जाए। और यहाँ पे इसकी जगह, स्विच की जगह, हम function.js इसका पाथ प्रॉपर लिखेंगे, function.js कुछ ये। अच्छा जी, फंक्शंस हमारे पास बेसिकली होते क्या हैं, हम फंक्शन को यूज़ क्यों करते हैं, ज़रा पहले इस पे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या है कि आज की क्लास में हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, लाइक अगर हमारे आज की क्लास में 7 to 8 स्टूडेंट हैं, तो मैं सब स्टूडेंट्स का नेम, एज और रोल नंबर लिखना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो मैं कुछ इसी तरह कंसोल डॉट लॉग लिखूँगी। और इसमें लिखूँगी माई नेम इज़, द नेम ऑफ माई स्टूडेंट इज़ द नेम ऑफ स्टूडेंट वन, कुछ ये। और आगे आपका यहाँ पे नेम लिख देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर नेम ऑफ, यहाँ जो भी आपका नेम है ये लिख देंगे। और उसके बाद ये फिर आपकी एज के लिए हम करेंगे काम। द नेम ऑफ स्टूडेंट वन की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे द नेम ऑफ DENT। ये स्टूडेंट में NE नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं। अच्छा जी, नेम की जगह यहाँ पे हम एज को अगर प्रिंट करवाएं, उसकी जगह यहाँ पे फिर अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है जी, हमने रोल नंबर पे डिस्कशन की थी, तो यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर आ जाएगा। रोल नंबर कुछ ये इस तरह से। ये हो गया फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा। अगली बार मैं नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट का डाटा हो गया 2 स्टूडेंट्स का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 स्टूडेंट का डाटा जो है वो 32 लाइन्स पे आया तकरीबन हमारे पास, कुछ ये। और सब में अभी मैंने नेम, रोल नंबर और एज नहीं लिखा, वो लिखना है अभी मैंने बाकी। लेकिन सिंपली जस्ट यही लिखा है कि द नेम ऑफ माई स्टूडेंट, कुछ ये सब चीज़ें। और अगर हम कंसोल में जाके देखें तो ये सब चीज़ें एज इट इज़ हमारे पास विजिबल होंगी। अच्छा जी, अगर हम कंसोल में जाएँ, राइट क्लिक प्रेस करें और यहाँ पे इंस्पेक्टर टूल्स में जाके कंसोल में अगर हम चेक करें,
तो आपके पास ये 10 का 10 स्टूडेंट का डाटा आ रहा होगा इस तरह, लेकिन नेम क्योंकि हमने नहीं लिखा तो वो विजिबल नहीं होगा। पहले सब की सब चीज़ें एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। पर ये है कि क्या अभी तो 10 स्टूडेंट थे, हमने चलें कर लिए, काम ही हो गया हमारा, लेकिन क्या हो कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हों, ये सारा वाला काम 100 स्टूडेंट्स का हमने नेम, एज और मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी है, उनका ब्लड ग्रुप भी ऐड करना हो, उनका जो सेक्शन है कि सेक्शन से वो बिलोंग करें, हमने वो चीज़ें भी ऐड करनी है। तो ये सब चीज़ें अगर हमने ऐड करनी है 100 स्टूडेंट्स की, तो मेरा ख्याल है एक स्टूडेंट का अगर डाटा 5 लाइन्स का है, तो अगर 100 स्टूडेंट्स की बात करें तो 500 प्लस लाइन्स तो हो ही जाएंगी तकरीबन एस्टिमेशन। तो क्या 500 लाइन्स बैठ के हम यहाँ पे लिखेंगे और सबका डाटा चेंज करेंगे, कुछ इस तरह से काम करेंगे। तो ये चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। अब फंक्शन हमारे पास क्या काम करते हैं, एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है हमारे पास जिसको लिख के हम अपने पास रख लेते हैं, जिस पे वर्किंग कर लेते हैं और उस वर्किंग को हम अपने पास रख लेते हैं। फ्यूचर में जब भी हमें कहीं पे यूज़ करना हो उसको जस्ट यूज़ कर लेते हैं। इसकी अगर बहुत रियल टाइम एग्जांपल दूँ ना, आप लोगों के घर में कोई ऐसी डिश तो ज़रूर बनती होगी जो एक बार बनती होगी और आपके पेरेंट्स उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, बाद में आप उस डिश को जब चाहो, जिस तरह चाहो, जितना चाहो यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही है। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है ना शामी कबाब के साथ देती हूँ कि वो मोस्टली घरों में ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स वो बना के, आपकी जो मदर्स जो हैं वो बना के उसको फ्रीज़ कर लेती हैं ताकि हम उसको जब भी इजी टाइम के लिए यूज़ करना चाहें या लंच में किसी को देना है तो वो इजीली काम कर सके। ठीक है, अब ये फंक्शन भी समझे, आपके पास शामी कबाबी हैं जो आपने एक बार बनाने हैं और रख लेने हैं, फ्रीज़ कर लेने हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े आप तब उसको यूज़ कर लें, जितना चाहें यूज़ कर लें। हाँ जी, साग वगैरह का भी इस तरह सिस्टम होता है विलेजेस में, बिल्कुल ठीक है आपने। इस तरह की डिश कहने का मकसद आपको समझ आया होगा कि एक ऐसी चीज़ है, कैसे चीज़ बना के रख लो कि आपको शुरू से इतनी मेहनत ना करनी पड़े और दोबारा ना बनानी पड़े, आप जस्ट उसको जब चाहो इस्तेमाल कर लो। तो अब जैसे कि जाहिद ने हमें साग के बारे में बताया है, तो हम वैसे यहाँ पे अपनी कोडिंग में भी साग को बना लेते हैं। किस तरह से जी, फंक्शन का थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस तरह का इसका सिंटेक्स है। सबसे पहले आपके पास से कीवर्ड आता है फंक्शन के नाम से कुछ ये, ठीक है। अगर मैं इस पर प्रेस करूँ तो आपका कुछ सिंटेक्स है फंक्शन का, वो कुछ इस तरह से आता है, जिसमें फंक्शन एक कीवर्ड है, आगे आपने अपने फंक्शन का नेम रखना होता है। हम इसका नेम रख लेते हैं जी स्टूडेंट डेटा के नाम से, स्टूडेंट डेटा कुछ ये। अब ये जो पैराम्स लिखा हुआ है इसको थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करें, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट डेटा के नाम से हमने फंक्शन बना लिया और इसमें आगे आपके पास स्मॉल पैरेंथेसिस आएंगे जिसमें कुछ पैरम्स करके लिखा हुआ था, वो क्या है उसको हम ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे आपकी कर्ली पैरेंथेसिस आते हैं और ये कर्ली पैरेंथेसिस हमें पता है ब्लॉक होता है। कुछ ये काम करेंगे हम तो हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा। लास्ट क्लास में हमने कंडीशन देखी, तो कंडीशन का भी कुछ इसी तरह का काम था, कुछ ये कि आपका इफ़ का कीवर्ड आता है, स्मॉल पैरेंथेसिस जिसमें आपकी कंडीशन आती है और आगे आपके ब्लॉक कर्ली पैरेंथेसिस। फंक्शन और कंडीशन में यही डिफरेंस है कि आपका जो इफ़ और ये फंक्शन वाला कीवर्ड है ना, ये दोनों आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं और हम अपनी कंडीशन को कोई नाम नहीं देते इस तरह करके कि कंडीशन 1 है या कुछ स्टूडेंट 1 है, कुछ ये काम नहीं करते, लेकिन अपने फंक्शन को हम नेम मेंशन करते हैं। कंडीशन की वर्किंग क्या होती है हमने डिटेल में देखी थी, हम उसको इससे रिलेट नहीं करें, दोनों ही डिफरेंट टॉपिक हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूँ द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़ ऑफ स्टूडेंट इज़, ठीक है जी, कुछ ये काम किया और ये काम करके मैंने रख दिया यहाँ पे कुछ ये। अब ये जो इतना काम किया है इसको हम कहते हैं ये फंक्शन डेक्लेरेशन हुई है हमारे पास, कि आपने फंक्शन बनाया और उसके अंदर प्रिंटिंग कर दी, ये हमारे पास है जी फंक्शन डेक्लेरेशन, कुछ इस तरह से। अब चलते हैं और अब हमने ये बताया कि हम कंसोल में कुछ भी लिखते हैं तो वो हमारे पास एज इट इज़ विजिबल होता है, वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। हमने कंसोल में अभी लिखा है द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़। लेट्स सी कि क्या ये चीज़ कंसोल में विजिबल है कि नहीं विजिबल है। पहले हम ज़रा एडमिट कर लें स्टूडेंट को, फिर चलते हैं और देखते हैं कि कंसोल में क्या विजिबल है हमारे पास। अच्छा जी, ये हमारी फाइल रीलोड हो रही है यहाँ पे। अब चलते हैं, इस पर मूव करते हैं, राइट क्लिक करके इसका कंसोल ओपन कर लेते हैं। कंसोल में जाओ जी, यहाँ पे आप देखो आपने कंसोल तो लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग, वो फाइल भी आपकी अटैच है, लेकिन कंसोल आपका बिल्कुल ब्लैंक है। चाहें तो इसको एक बार रिलोड करके भी देख लें, आपके पास कंसोल में कुछ भी विजिबल नहीं है, कंसोल इज़ ब्लैंक। इसकी वजह क्या है कि आपका फंक्शन तब तक काम नहीं करता जब तक आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करवाते।
कॉल का मतलब उस फंक्शन को जब तक रन नहीं करते। अब हमने क्या काम किया है, हमने इस फंक्शन को बना के रख लिया अपने पास। अब मुझे इस फंक्शन की ज़रूरत है, इस फंक्शन की ज़रूरत है, तो मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगी। कॉल किस तरह करवाते हैं, फंक्शन का नेम आगे आपके स्मॉल पैरेंथेसिस, कुछ ये इस तरह से एक ही लाइन में कुछ स्मॉल पैरेंथेसिस इस तरह से। आपके फंक्शन का नेम, जिस फंक्शन से आपने, जिस नाम से आपने फंक्शन बनाया हुआ है, सेम वही नाम और आगे स्मॉल पैरेंथेसिस। आप इतना काम करते हैं तो आपका फंक्शन कॉल हो जाता है। इस चीज़ में ये जो काम हम कर रहे हैं इसको हम फंक्शन कॉलिंग कहते हैं, कुछ इस तरह से फंक्शन कॉलिंग। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या अब हमारे कंसोल में विजिबल है। जी बिल्कुल, अब आपकी कंसोल में विजिबल है द नेम ऑफ स्टूडेंट इज दिस। ठीक हो गया जी। आप लोग एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम भी कॉल करवा सकते हो, जैसे कि आप लोगों एक बार शामी कबाब बना के रख लिया और उसको मल्टीपल टाइम आप उसको अब करके फ्राई करके खा सकते हो। तो ये समझें कि ये आपने एक बार बना के रख लिया, एक बार आपको भूख लगी आपने उसको खा लिया, फिर दूसरी बार भी भूख लगी, तीसरी बार भी, जितनी बार भी आपका दिल चाहता है आप उसको बना के खा लेते हैं। लेकिन ये आपके पास वहाँ पे एक लिमिट आ जाती है कि आपके शामी कबाब ख़त्म हो जाते हैं। फंक्शन को आप इनफाइनाइट टाइम कॉल करवा सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होगा अगर आपने एक बार बना लिया तो। ठीक है, ये आपका फंक्शन इतनी बार कॉल हो गया और जस्ट अब आपका जो डाटा है वो प्रॉपर प्रिंट हो रहा है। हमारे पास 15 लाइंस भी नहीं है, ये 2-3 लाइंस हमने एक्स्ट्रा कमेंट ऐड किए हैं, जैसे 8 to 12 लाइंस में प्रॉपर हमारा जो है वो डाटा विजिबल है। लेकिन यहाँ पे देखें कि अभी तक हमारे किसी स्टूडेंट का नाम नहीं आ रहा, मतलब किस तरह नाम आएगा, तो अब उस पर चलते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं थोड़ी सी। अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पे पैरम्स करके कुछ लिखा आ रहा था। पैरम्स क्या होते हैं, अभी के लिए आप ये समझें कि आपके पास एक वेरिएबल होता है जिसमें आप डाटा सेव करते हो। वैसे ही वेरिएबल नहीं होता, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रही हूँ कि वेरिएबल की तरह ही होता है ये, कि आप वेरिएबल में डाटा सेव करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ नेम कुछ ये, ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि अभी की वेरिएबल है और स्ट्रिंग है, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना होगा तो मुझे प्लस साइन लगाना होगा, तो मैं प्लस का साइन लगा के यहाँ पे नेम लिख दूँ कुछ ये। अब ज़रा मैंने फंक्शन डिक्लेयर भी किया हुआ, उसमें एक पैरामीटर बना दिया नेम के नाम से, और स्ट्रिंग में मैं उसको प्रिंट भी कर रही हूँ। तो लेट्स सी कि क्या हमारे पास विजिबल होता है। यहाँ पे आपके पास विजिबल है द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़ अनडिफाइंड, और ये अनडिफाइंड क्यों विजिबल है, क्या समझ आता है आप लोगों को? अनडिफाइंड विजिबल क्यों है जी, इस तरह? जी जाहिद। मैम काइंडली कोड शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल। फंक्शन डिक्लेरेशन के दौरान हमने जो पैरामीटर दिया ना, जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो उसमें आर्गुमेंट पास ही नहीं किया, यानी वो वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं दी, असाइन ही नहीं हुई बिल्कुल इस वजह एग्जैक्टली से। बिल्कुल ठीक बताया आपने कि जब हमने फंक्शन बनाया हमने कुछ ये काम किया, नेम लिख दिया यहाँ पे, लाइक ये काम कर दिया, लेट नेम लिख दिया बस ये। और हमें पता है कि अगर मैं इस नेम को अब कंसोल डॉट लॉग करूँगी तो आपका ये अनडिफाइंड शो करेगा। डाटा टाइप्स में मैंने ये आपको बताया था कुछ इस तरह से, ये हमारे पास रिस्पॉन्स क्या चीज़ शो कर रहा था, अनडिफाइंड, क्योंकि हमने इक्वल्स लगा के कोई भी चीज़ इसको असाइन नहीं की थी, इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया था। यहाँ पे भी हम सेम यही काम कर रहे हैं, नेम लिख रहे हैं, लेकिन क्या नेम है, नेम तो बता नहीं रहे उसको। तो आप यहाँ पे अगर ये लिखो कि मैं इस तरह लिख दूँ, इसी में चीज़ में कुछ ये काम करूँ, नेम अली कुछ ये। अब ज़रा जाके देखते हैं कि क्या हमारे पास विजिबल है, माई नेम इज़ अली। आप इसको एक बार रिलोड कर लो जी, इसको रिलोड किया, अब आपके पास विजिबल है द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़ अली। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जब फंक्शन बनाते हैं तो उसमें जब पैरामीटर पास करते हैं उसको सेम टाइम पे आप यहाँ पे इस तरह इनिशियलाइज नहीं करते हैं। इसकी जो वैल्यू है आप कहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, जब आप फंक्शन को कॉल करवा रहे होते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं अली लिख रही हूँ तो अब चलते हैं ज़रा यहाँ पे ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि क्या हमारे पास, इसको एक बार ज़रा रिलोड करते हैं। हाँ जी, ज़रा ब्राउज़र में हमारे पास एक एरर है, रेफरेंस एरर, अली इज़ नॉट डिफाइंड। ये एरर किस वजह से आया और क्यों आया, ज़रा इसको बताइएगा। कोड देख लें आप लोग। जी बताएं। जी कौन बताएगा? मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल बताएं। मैम कंसोल डॉट लॉग में ये हमने लिखा हुआ है अपना द नेम ऑफ स्टूडेंट इज प्लस लगा के नेम लगाया हुआ है शायद इसके। देखो वो तो मैं इसलिए लगा रही हूँ ना, कंसोल में मुझे प्रिंट करवाना है। अगर मैं यहाँ से ये नेम हटा दूंगी ना, ये नेम वेरिएबल है, अगर मैं ये हटा दूंगी तो फिर तो कुछ कंसोल में ही आएगा नहीं, चाहे कुछ भी हो ये आएगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल कंसोल, वो तो मैं प्रिंटिंग के लिए कर रही हूँ। तो फिर एक हिंट में देती हूँ कि ये इसका एरर नहीं है। मैम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ अली का।
हमने डिक्लेयर किया हुआ ये पैरामीटर पास किया हुआ नेम। जो हमारे पास वेरिएबल है नेम का, मैम वो हमने अली के स्ट्रिंग से, अली के नाम से इनिशियलाइज नहीं किया है, एंड वी कैन नॉट पास अली एज इट इज। एंड वी कैन पास अली एज अ अली को हमने पहले नेम में स्टोर करना पड़ेगा, फिर कॉल कर सकेंगे। अली इज अ स्ट्रिंग, सो वी कैन नॉट यूज विदाउट डबल कोट्स। दिस इज अ पॉइंट। अली इज़ अ स्ट्रिंग, वी नो दैट, हमें इसका पता है कि अली इज़ अ स्ट्रिंग। अच्छा ये चीज़ नहीं हमने यहाँ पे नहीं करनी, मैंने अभी बताया हम इसको यहाँ पे नहीं कॉल करेंगे, ये पॉइंट नहीं है हमारे पास। एक पॉइंट बिल्कुल ठीक बताया हमें वकास ने, अली इज़ अ स्ट्रिंग, अली एक नाम है, तो जब हम उस नेम को कॉल करवाएंगे तो उसको स्ट्रिंग में कॉल करवाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑल्दो आप लोगों को ये चीज़ पता थी लेकिन फंक्शन में ये चीज़ न्यू थी। अब आपके पास वो एरर नहीं आएगा, माई द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़ अली, अब आपके पास वो विजिबल है। तो फंक्शन में हमारी वर्किंग किस तरह होती है कि यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं, ये जो कंसोल डॉट लॉग है ना, ये जस्ट प्रिंट करने के लिए है द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़ जो भी है, और उसकी जो वैल्यू होती है पैरामीटर की, जैसे अली, वो हम आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं, इसको अब हम पैरामीटर कहेंगे, और यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो हम वैल्यू लिखेंगे वो आर्ग्यूमेंट होगी हमारे पास। समझ आया? यहाँ पे हमारे पास आता है जी पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, मैं जस्ट बताने के लिए फिर से कह रही हूँ, वेरिएबल से रिलेट कर रही हूँ क्या क्या आप लोग समझ सकें। पैरामीटर इज़ द एक, अच्छा मुझे बताएं मैं इंग्लिश में लिख दूँ या फिर मैं उर्दू में लिख दूँ, किस तरह आप लोगों को समझ आएगा ठीक से? हम इंग्लिश में लिख दें। इंग्लिश में लिख रहे हैं। क्या मेरे ज़हीन स्टूडेंट है माशाल्लाह। ओके, Thank द नेम, द वेरिएबल विच होल्ड्स द वैल्यू, ठीक है। एक ऐसा वेरिएबल जो वैल्यू को होल्ड करेगा उसको हम पैरामीटर कहेंगे इन द फंक्शन, फंक्शन के अंदर कुछ ये। और आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, ज़रा अब इसको लिख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या है, द इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। कुछ ये, जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं उसको अपने फंक्शन के अंदर, फंक्शन डिक्लेरेशन टाइम पर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिक्लेरेशन टाइम, तो ये हमारे पास एक पैरामीटर कंसीडर किया जाएगा। और अब जब हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे उसको वैल्यू पास करते हैं अवेलेबल की, जब फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हम उसको वैल्यू पास करते हैं तो वो हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट होता है कुछ ये। तो जी यहाँ तक क्लियर है हमारे पास कुछ ये दोनों चीज़ें। इन दोनों चीज़ों को मैं कंट्रोल एक्स करके स्टार्ट पे लेके जा रही हूँ ताकि हम यहाँ पे जब वर्किंग करें तो वो उसको डिस्टर्ब ना करें। अच्छा जी, और हमारे पास ये भी तरीका है, स्ट्रिंग को अगर हम कॉन्कैटिनेट इस तरह नहीं करना चाह रहे तो फिर हमारे पास कोमा भी आ जाता है, और इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, टेम्पलेट ट्यूटल्स। हम टेम्पलेट ट्यूटल्स के थ्रू भी वर्किंग कर सकते हैं। द नेम ऑफ स्टूडेंट, द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़ डॉलर का साइन, कर्ली पैरेंथेसिस, नेम वाला वेरिएबल, कुछ ये। अच्छा अब ये चीज़ है कि अभी तो हमने कहा कि ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में ना ये करने का फ़ायदा क्या होगा कि मैं इस फंक्शन को कॉल करवा रही हूँ कुछ इस तरह, मतलब कितनी बार मैंने फंक्शन कॉल करवाया, 6 टाइम से फंक्शन कॉल करवाया। एक बार मैं इसमें अली प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, एक बार इसमें अली रहमान प्रिंट करवा देते हैं कुछ ये, एक बार इसमें अलीशा प्रिंट करवा देते हैं, और एक बार इसमें अली हक, ठीक हो गया जी, अली हक प्रिंट करवा देते हैं। और मतलब मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा सेव करवा रहे हैं ना, अलीना हो गया और लाइबा या लाइमा, ठीक हो गया, लाइमा के नाम हमने सेव करवा लिया। ये 6 स्टूडेंट्स हैं और 6 स्टूडेंट्स का डाटा जो मतलब है नाम है, 6 के 6 स्टूडेंट्स का मुख्तलिफ नाम है। अब ज़रा हम यहाँ पे जाएँ और आप देखें कि ये वाकई 6 के 6 मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का डिफरेंट नाम शो करवा रहे हैं। तो एक फंक्शन आपने बना ली और आप मल्टीपल टाइम जो है ना 6 के 6 स्टूडेंट्स का डाटा प्रिंट करवा सकते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स यहाँ पे उनके माइंड में शायद ये चीज़ आ रही हो या नहीं भी आ रही हो, अब मेरे बताने से आ जाए कि हम कंसोल डॉट लॉग में 6 बार इस तरह लिख लेते हैं, फंक्शन क्यों बनाया, फिर ये तो एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास, ये भी 6 लाइनों में हम लिख रहे हैं और काम भी ये भी हमारे पास सेम ही हो रहा है। तो जी फंक्शन बनाने की हमें क्या ज़रूरत थी, फंक्शन बनाने की ज़रूरत है कि एक फंक्शन में आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो। कैसे, नेम का भी पास कर दो, साथ में एज का भी, और साथ में हम उसका पैरामीटर पास कर देते हैं ब्लड ग्रुप का या जेंडर का कुछ ये। अब ये 3 समझो वेरिएबल बन गए, किस तरह से, लेट नेम, ठीक है,
और एक पहला वेरिएबल ये बन गया, दूसरा वेरिएबल किस तरह बन गया, लेट एज, और तीसरा वेरिएबल बन गया है लेट जेंडर। अगर मैं इसको रेफरेंस करके साथ साथ बताऊँ तो ये कुछ इस तरह से 3 वेरिएबल बन चुके हैं हमारे पास। अब हम इसकी वैल्यू जो असाइन करते हैं, लाइक किस तरह करते हैं ना, लेट नेम इक्वल्स टू अली, तो वो हमें पता है कि हम यहाँ पे इस टाइम पे कर सकते हैं जब हमने आर्गूमेंट में वैल्यू पास करनी होती है, मतलब जो वैल्यू साइन होती है वो आर्गूमेंट की फॉर्म में ही हो सकती है। सबसे पहले तो अब हमें यहाँ पे ये कुछ काम करना होगा कि हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट करना होगा, ठीक है। अभी जस्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़, जो भी स्टूडेंट का नेम होगा। देन हम प्रिंट करते हैं द एज ऑफ स्टूडेंट इज़, और इसके बाद हम किस तरह प्रिंट करेंगे जी, क्या चीज़ आएगी यहाँ पे, $साइन, $साइन आएगा, डॉलर कर्ली ब्रेसेस यस, एज। उसके बाद नेक्स्ट हम एज क्या लिखेंगे, द जेंडर ऑफ जेंडर ऑफ स्टूडेंट इज़, क्या लिखेंगे अब, डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जेंडर। गुड, वेरी गुड, कुछ ये। अब ये वाला जो कंसोल डॉट लॉग है इसका काम है जस्ट प्रिंट करना, लेकिन अब मैं ये नेम एज और जेंडर एट अ टाइम एक ही स्टूडेंट का, अली का यहाँ पे नेम, उसके बाद एज हमारे पास अली की 7 है, क्यों हम 7 स्ट्रिंग एक नहीं है, 7 इज़ अ नंबर, तो इसको हम डबल कोटेशन में नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो जेंडर हमारे पास क्या है उसका, मेल, कुछ ये मेल। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा, अली रहमान। उसके बाद जो है इसके भी एज ऐड करते हैं, अली रहमान की एज कह लो जी 8 है, और अली रहमान भी मेल है। उसके बाद अलीशा की एज हम कर लेते हैं जी 9, और ये क्या है जी हमारे पास फीमेल। फिर अली हक की जो एज है वो हम कर लेते हैं 21, और ये हमारे पास क्या है जी मेल, कुछ इस तरह से। देन अलीना की एज जो है वो हम कर लेते हैं 45, और ये हमारे पास क्या है जी फीमेल, कुछ ये फीमेल, ओके जी। देन नेक्स्ट हमारे पास लाइमा, जो इनकी एज है वो हम कर लेते हैं, इनकी एज भी 21 कर लेते हैं, और ये भी हमारे पास फीमेल है, कुछ ये समझ आया यहाँ तक, ये फीमेल। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक ही टाइम पे जब हम फंक्शन बना रहे हैं उसमें मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, और फंक्शन जब कॉल करते हैं उसमें मल्टीपल पैरामीटर एज एन आर्ग्यूमेंट कॉल भी कर सकते हैं। लेट्स सी कि अब हमारे पास सब स्टूडेंट्स का डाटा विजिबल है, तो देखें एक इतने से काम से आपके पास सब स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो विजिबल हो गया। एट अ टाइम आप सबकी नेम एज और फंक्शन सब चीज़ें प्रिंट करवा सकते हो। अब आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो आपको वो 3 लाइन्स नहीं लिखनी पड़ेंगी, नेम ऑफ स्टूडेंट इज, एज ऑफ स्टूडेंट इज, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। आप जस्ट इस फंक्शन को उतनी बार कॉल करवा लो तो आपका काम उतना ही आसान होगा, और आपका काम दोबारा लॉजिक भी नहीं लिखनी पड़ेगी, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ इस तरह वाला कंसर्न भी ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने वही चीज़ तो कॉपी करनी है, बस डाटा चेंज करना है। यहाँ से क्या हो कि हमने जो अलीना है इनकी एज ना मेंशन की हो, कुछ इस तरह किया हो, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा जी, अलीना की जगह पे जो हमारी 5th स्टूडेंट है। सॉरी मैम, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करिएगा। देखिए अलीना में जो एज थी, इनकी एज मैंने यहाँ से रिमूव कर दी है, बस इनका जेंडर है और इनका जो नेम है। तो अलीना के डाटा में क्या विजिबल होगा जी, जी बताएं। क्लास मैम कोई भी रैंडम नंबर असाइन कर देगा। It will show undefined. ओके देखो अभी हमने पहले किया कि जब वेरिएबल डिफाइन नहीं होता तो हमारे पास क्या आता है, अनडिफाइंड। तो उसका वो क्या हो जाएगा आपके पास, द नेम ऑफ स्टूडेंट इज अलीना, द एज ऑफ स्टूडेंट इज। अच्छा इसने एक यहाँ पे एक चीज़ की है, ज़रा इसको ध्यान से समझे, ये समझने वाली चीज़ है। क्या किया उसने, वो समझ रहा है कि जो पहली वैल्यू है आपके पास वो किसकी है, इसकी है, और जो दूसरी वैल्यू है वो किसकी है, दूसरे वेरिएबल की है ना। उसको तो नहीं आइडिया कि मतलब वो यही समझेगा ना पहले के बाद दूसरा वेरिएबल आएगा, ऐसे ही है ना। अब हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज पास किए ना, तो वो यही समझेगा पहली वाली वैल्यू नेम की है, दूसरी वाली वैल्यू एज की है। अगर उसके फिर वो समझेगा कि तीसरी वाली वैल्यू यहाँ पे अगर हमने नहीं लिखी होगी तो तीसरी वाली वैल्यू किसकी है जी, आपकी अनडिफाइंड की, कुछ इस तरह से। समझ आया। इसलिए वो अब क्या कर रहा है, वो एज को अनडिफाइंड, एज को फीमेल कर रहा है और जेंडर को अनडिफाइंड कर रहा है। हमें आई थिंक सो वकास ने बताया अनडिफाइंड का, ठीक बताया, लेकिन ये स्ट्रक्चर मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप लोग समझ सकें इस चीज़ को जी। अच्छा मैम, अगर हम किसी भी आर्गुमेंट की वैल्यू पास नहीं करते तो वो डेफिनेटली फंक्शन भी कॉल कर लेगा और तीनों को अनडिफाइंड कर देगा, लेकिन ये तो एक मतलब एरर नहीं है। नहीं देखो, अगर हम वैल्यू पास नहीं करेंगे तो वो तो फिर किसी भी फॉर्म में अनडिफाइंड ही रहेगी ना, वो तो फिर टेक्निकल साइड पे एरर नहीं है, हमारी तरफ से एरर होगा ना।
जी, फिर जावास्क्रिप्ट में ऐसा है जो दूसरी लैंग्वेजेस है उनमें तो ये फंक्शन ही कॉल नहीं ना होता जब तक वो उनमें आपका आर्गुमेंट्स फंक्शन ही कंप्लीट कॉल नहीं नहीं होते। होता, वो फंक्शन क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये आपकी जो है ना जस्ट इन कंपाइल टाइम में वर्किंग करती है कि ये काम करती जाती है और अनडिफाइंड शो करवाती है। मैंने बताया था ये लैंग्वेज जो है ना आसान है। किस तरह से आसान है, इसमें जो आपके स्ट्रिक्ट एरर्स है ना, जैसे टर्मिनेटर के एरर होते हैं, बाकी लैंग्वेजेस जी में जी, ना आप रिलैक्सेशन है इसमें। बाकी लैंग्वेजेस में अगर आप ये सेमीकोलन नहीं लगाते ना तो आपको उसका भी एरर आता है, वो आपको शो ही नहीं करता कुछ। जावास्क्रिप्ट में आपको इस तरह के कोई एरर्स नहीं है। पाइथन में अगर बात करें तो पाइथन में हमने इंडेंटेशंस मीन स्पेसेस का बहुत ख्याल रखना होता है, तो जावास्क्रिप्ट में इस तरह का भी कोई एरर नहीं है। अब फंक्शन को वो अनडिफाइंड शो करा देगा कि फंक्शन बना तो हुआ है लेकिन तो वैल्यू नहीं है, इसलिए अनडिफाइंड है। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया अच्छा सबको? मैम, एक चीज़ पूछनी थी मैम जी जी। कि पाइथन में जैसे कोलैब में ना बहुत सी चीज़ें हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो खुद बता रहा होता है, थोड़ा बहुत गाइड कर रहा होता है। तो जावा स्क्रिप्ट में है ऐसा सॉफ्टवेयर में जैसे विजुअल कोड वगैरह में कि वो गाइड कर रहे हैं? किस तरह से, मतलब क्या एरर गाइडेंस चाहिए आपको? नहीं, मिसाल के तौर पे जैसे पाइथन में कोई असाइनमेंट कर रहे हैं ना तो वो कोलैब अक्सर खुद ही हिंट दे रहा होता है, वो गूगल कोलैब। बेसिकली वो उसमें ना उसकी एपीआई जनरेटेड होती हैं कुछ इस तरह से कि उसमें जो है ना आपका वो आगे से डाटा को गेट करता है कि आपने जैसे कोई अगर मॉडल ट्रेन करना है तो वो कहेगा कि आप इस तरह ये वाली चीज़ यूज़ कर लो। अब इसको तो नहीं पता कि हमने क्या काम करना है क्या नहीं करना, तो वीएस कोड देखो इस तरह की ठीक फंक्शनलिटीज है। देते हैं। जैसे हम फंक्शन लिखते हैं तो इसको समझ आता है कि इसने फंक्शन बनाना है, तो हमें ये पैरामीटर प्रोवाइड करता है फंक्शन बना लो इस तरह से। ठीक है। जी शारी, क्लियर है आपको? जी मैम, क्लियर है। चलिए, हाँ जी, फंक्शंस क्लियर है सबको? मैम एक तो आपने ना जो ऊपर टॉप पे यस मैम। से लिखे हुए हैं ना समझाने के लिए गाइडलाइन दे दिए, वो हमारे लिए ऐसे समझे बहुत ही आसान कर दिया है। और आपने हर क्लास में ऐसा करती आई हैं और हमें बहुत आसानी होती है समझने में। इसके लिए बहुत थैंक यू आपका। कोई मसला नहीं। चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, तो हम ये काम करने लगे हैं, हम थोड़ा सा इसको ट्रिकी करने लगे हैं कि HTML में काम करते हैं। मैं अभी बाकी चीज़ों को रिमूव करी क्योंकि हमने देख लिया हमारा वो कंसर्न कंप्लीट हो गया, तो इतना डाटा नहीं चाहिए। अब ये फंक्शन कुछ ये बना हुआ है ना, ये बना हुआ है हमारी आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल पे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये फंक्शन एज इट इज़ कॉल ना हो। अगर हम इसको कॉल करवाएंगे तो ये फंक्शन कंसोल में एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैं ये चीज़ चाह रही हूँ, इसकी इंटरेक्शन थोड़ी सी बढ़ाने लगी हूँ कि जब आपको यहाँ पे एक बटन लिखा है, एक बटन हो, जब उस बटन पे क्लिक करूँ तब आपके कंसोल में ये फंक्शन आए। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए बटन बनाना है, तो जितनी भी हमारी बनाने की वर्किंग होती है, जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है, वो हम अपनी जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं। बटन का एक टैग स्टार्ट करते हैं, इस बटन के टैग में हम लिखते हैं क्लिक। ठीक है। अब आपके पास ना कुछ इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में जो कि हमने अपनी आने वाली आगे क्लासेस में डिस्कस करने हैं कि क्या कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और किस तरह हम इवेंट्स पे वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक बेसिक सा इवेंट बताती हूँ कि बटन पे हम चाह रहे हैं जब क्लिक हो तो वो फंक्शन आए। तो हम यहाँ पे ना बटन पे फिर एक ऑन क्लिक का इवेंट ऑन लगाते क्लिक। हैं। ऑन क्लिक, ठीक है, क्योंकि बटन पे जब क्लिक होगा तब हम वो फंक्शनलिटी चाह रहे हैं। ऑन क्लिक का इवेंट, और वो जो फंक्शन है आपका ना, अब मैं इसको यहाँ पे कॉल नहीं करवा रही, जो आपका ये फंक्शन डॉट जेएस वाली फाइल है ना, डेटा टाइप स्टूडेंट डेटा वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे कॉल नहीं करवा रही। अब मैं उस ऑन क्लिक के इवेंट पे कॉल करवा रही हूँ कुछ इस तरह से। सॉरी। अच्छा, और आर्ग्यूमेंट्स भी हम इसी फॉर्म में इधर ही पास करें अली। उसके बाद दूसरी चीज़, एक चीज़ ना यहाँ पे इशू आया, ज़रा मुझे इशू तो देख के बताएं कि आपको मैंने बताया था अगर हमने बाहर डबल कोटेशन मार्क यूज़ की है तो हम अंदर डबल कोटेशन मार्क यूज़ नहीं कर सकते। अंदर हम डबल नहीं, सिंगल कोटेशन में। सिंगल कर सकते हैं, या हम टेम्पलेट एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। अब हमने डबल कोटेशन मार्क रिमूव किया तो वो हमारा एरर भी रिमूव हो गया। अली है, उनकी एज 6 है, और उसके अलावा हम यहाँ पे जो है उनका जेंडर मेल पास करें कुछ। अब चलते हैं ज़रा अपने उस फाइल पे, और इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि ज़रा ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। पेज को एक बार रिलोड कर लेते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्ट स्टार्टिंग से चीज़ें दिखें। अब ये क्लिक का एक बटन है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो अब देखें आपके पास वो नेम आ रहा है। मगर दूसरी बार क्लिक करूँगी तो यहाँ पे 2 लिखा आ जाएगा, तीसरी बार तो 3। मतलब अभी आपको बताता जाएगा कि कितनी बार आपने फंक्शन जो है इवेंट परफॉर्म किया है, कितनी बार आपने इस बटन पे क्लिक किया है, ये उतनी बार यहाँ पे उतनी बार चीज़ को रिप्रेजेंट कर देगा। अब वैसे हमने देखा था तो आप कॉल करवाते हो तो एज इट इज़ आ जाता है, लेकिन अब क्या है जब बटन पे क्लिक कर रहे हो
तो आपका फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है आपके उस वैल्यू को। मैम ये उसका काउंटर तो बढ़ा रहा है, लेकिन इसकी जो लाइंस हैं उनको इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा, जबकि इस आउटपुट तो इसकी यही है कि ये प्रिंट करवाएगा। लाइंस इंक्रीज मतलब कौन सी लाइंस इंक्रीज? देखे ना, वन टाइम इसने वो प्रिंट करवा दिया कंसोल में, तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ये नीचे नीचे लाइंस पे क्यों नहीं जा रहा? ये काउंटर सिर्फ इंक्रीज कर रहा है उसका ना। ये लाइंस में जाएगा भी नंबरिंग क्यों? हमने फंक्शन तो एक बार ही कॉल करवाया हुआ है, एक बार ही प्रिंट किया हुआ है। लाइंस में तब होता है जब मल्टीपल टाइम आपने कंसोल डॉट लॉग लिखा होता है। ठीक है, अभी आपने एक बार ही कंसोल डॉट लॉग लिखा है तो ये एक बार ही शो करवाएगा। आपका ये काउंटर किस वजह से हो रहा है? ये इवेंट बता रहा है कि इतनी बार इवेंट परफॉर्म हुआ है। ये नहीं कर रहा है कि उतनी बार उसको प्रिंट कर करके नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे शो करवाए। जो कंसोल डॉट लॉग है ना, अगर वो एक बार यूज़ किया है तो वो एक बार ही दिखेगा। ठीक है, वो दो दो तीन तीन बार नहीं देखेगा। कि ये जो आपको प्लस एडिशन दिख रहे हैं ना, वो ये बता रहा है कि आपने इतनी बार इस पर कॉल किया है। वो ये नहीं कह रहा कि इसको इतनी बार प्रिंट करना है, वो ये कह रहा है कि आपने इस बटन पे इतनी बार कॉल किया, तो ये इवेंट इतनी बार जो है ये वाला अकर हुआ है इस पर। जी मैं भी यही कह रहा हूँ कि इवेंट तो 15 टाइम्स 10 टाइम्स अगर हो गया तो उसकी आउटपुट भी तो डेफिनेटली उतने टाइम्स ही आएगी ना। नहीं, उसकी आउटपुट कैसे उतने टाइम्स आएगी? आउटपुट तो वन टाइम ही रहेगी ना, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग को हमने वन टाइम ही लिखा हुआ है। हम उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं कि आउटपुट में भी इजाफा होता जाए और आउटपुट भी शो करवाते जाए। कंसोल डॉट देखेंगे, जो कंसोल डॉट लॉग है ना, वो आपका एक बार ही लिखा हुआ है, तो वो एक बार ही आउटपुट शो करवाता है। देखें, जब हमने फंक्शन कॉल किया जावास्क्रिप्ट की फाइल में, हम्म तो हमने 2 टाइम्स उसको कॉल किया तो उसने 2 टाइम्स ही प्रिंट करवाया कंसोल में। हम्म तो हम टू टाइम्स कॉल भी तो कर रहे थे ना, यहाँ पे हम सिंगल टाइम कॉल कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखें जब हम ऑन क्लिक कर रहे हैं तो वो कॉलिंग ही हो रही है। जाहिद, आप एक चीज़ को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो हमारे पास फंक्शन कॉलिंग नहीं हो रही, वो इवेंट कॉलिंग हो रही है कि इवेंट इतनी बार परफॉर्म हो रहा है। वो ये नहीं है कि फंक्शन कॉलिंग कर रहा हो। फंक्शन को अगर हमने कॉलिंग करनी है तो वो सेपरेट टाइम उसको नेक्स्ट में इनको कॉल करवाना पड़ेगा। यहाँ पे इवेंट कॉलिंग हो रही है, इवेंट और फंक्शन के रेफरेंस चल रहे हैं दोनों के। चले इंशाल्लाह जब ये इवेंट की क्लास होगी ना तो ये मिसकंसेप्शन इसमें फिर क्लियर होगी। अच्छा ठीक है, आप इसको देखना, अदरवाइज इस पर थोड़ा सा R&D करना। अभी जो हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास इवेंट कॉलिंग हो रही है। लाइक हम एक इवेंट को परफॉर्म करते जा रहे हैं मल्टीपल टाइम। जब बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो वो जो बटन पे इवेंट है ना, वो उसको उतनी बार मल्टीपल टाइम परफॉर्म कर रहा है। वो फंक्शन को ये नहीं कर रहा कि वैल्यू में फंक्शन सेव कर ले। इसका मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जो आपका फंक्शन है ना, वो वैल्यू में मेमोरी में एक बार सेव हो चुका है। समझ आई? अब जब हम पहले कर रहे थे ना, हम मेमोरी में उसकी एक न्यू स्पेस बना रहे थे। जैसे यहाँ पे जाएं फंक्शन वाली फाइल में, तो यहाँ पे हम ये काम कर रहे थे, अगर इस फंक्शन को कॉल करवा रहे थे, कंट्रोल Z करें, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइम्स मेमोरी में स्पेस कवर कर रहा था। एक बार स्पेस ली, दूसरी बार स्पेस ली, तीसरी बार, सबकी डिफरेंट स्पेसिस थी, डिफरेंट जगह थी। लेकिन अब हम इसको एक बार कॉल करवा रहे हैं बटन क्लिक पे, इवेंट क्लिक पे, तब वो इवेंट मेमोरी में स्पेस कवर कर रहा है। फंक्शन उतनी बार नहीं स्पेस कवर कर रहा, इवेंट उतनी बार स्पेस कवर कर रहा है। जी ठीक। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है? क्लियर है जी? चलें, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। हमारे पास फंक्शन की ना एक दूसरी टाइप भी होती है जिसको हम रिटर्न फंक्शन कहते हैं। उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, और इसको मैं कमेंट कर रही हूँ और यहाँ पे इसको भी हम कमेंट में ऐड करें। अब हम एक न्यू फंक्शन बनाने लगे हैं और यहाँ से हम इसको जो है ना ऑन क्लिक से रिमूव करें कुछ इस तरह से। और ये बटन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इस बटन को भी रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, फंक्शन डॉट जेएस की फाइल पे चलते हैं यहाँ पे, और हम क्या करने लगे हैं, हम एक फ़ंक्शन बनाने लगे हैं रिटर्न के नाम से। अब किस तरह से मैं एक फ़ंक्शन लिखूँगी यहाँ पे, कुछ सेम एज इट इज़। इसके सिंटेक्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, बस ये आपने सिंपल ऐसे लिखना होता है। मैं रिटर्न या फंक्शन डेटा रिटर्न के नाम से एक फ़ंक्शन का नेम रख लेती हूँ, डेटा रिटर्न कुछ ये। अब डेटा रिटर्न में ना आपको हमें पता है कि यहाँ पे 2 टाइम्स पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2 ही पैरामीटर पास करें। एक मैं ए के नाम से पास करी हूँ, दूसरा बी के नाम से, ए कोमा बी कुछ ये। ए कोमा बी को हमने यहाँ पे पास किया है। अब यहाँ पे ना इसमें आपने एक कीवर्ड लिखना ज़रूरी होता है जो कि रिटर्न के नाम से होता है। हम रिटर्न का कीवर्ड लिखेंगे और इसमें हम लिखेंगे कि हम क्या चीज़ रिटर्न करें। सिंपल फंक्शन ना आपने तब यूज़ करना होता है जब आपने सिंपल लॉजिक्स क्रीडेंशियल्स परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन आपके पास रिटर्न फंक्शन तब यूज़ होता है। इन दोनों का यूज़ केस ये है कि जब आपके पास कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज़ करनी हो या कोई ऐसी लॉजिक यूज़ करनी हो जो कि वैल्यू रिटर्न कर रही हो। ठीक है,
अब ये कोई स्टूडेंट ना कहे कि मिस यहाँ पे भी तो रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न नहीं हो रहा, ये जस्ट प्रिंट हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा। यहाँ पे ये रिटर्न करेगा वैल्यू किस तरह, मैं यहाँ पे कह रही हूँ जो ए और बी है ना उसको आप प्लस कर दो, ए प्लस बी कुछ ये, और उसको आप रिटर्न कर दो। अब अगर यहाँ पे हम इसको देखना है तो कंसोल डॉट लॉग में हमें क्या लिखना होगा, आपको अपने इस फंक्शन का नेम लिखना होगा, डेटा रिटर्न, ठीक है। और आगे आपको फिर दोबारा क्या करना होगा, इस फंक्शन को कॉल करवाना होगा, और इस फंक्शन को अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पास करेंगे 3,8। अब ये क्या करेगा जी, 3,8 हमने यहाँ पे पास तो किया है, जावास्क्रिप्ट वाली फाइल पे चलते हैं। 3 और 8 को अगर हम प्लस करें तो उसका एडिशन हमारे पास 11 होता है, और इसने हमारे पास यहाँ पे 11 शो करवा दिया, ठीक है। लेकिन एक हमारे पास इशू ये है कि जब हम रिटर्न फंक्शन यूज़ करते हैं ना, तो रिटर्न फंक्शन को हम डायरेक्टली इस तरह कॉल नहीं करवाते कंसोल डॉट लॉग में। हम क्या काम करते हैं जी, हम एक वेरिएबल बनाते हैं सिंपली किसी भी नाम से, कॉन्स्ट, अगर हम टेम्प के नाम से वेरिएबल बना लें, कॉन्स्ट टेम्प इक्वल्स टू, इसमें अब अपना फंक्शन कॉल करवाते हैं डेटा रिटर्न, उसमें उसके आर्ग्यूमेंट्स दो 4,6, जो भी दो वैल्यूज़ देनी है, 4 ए में स्टोर हो जाएगा और 6 जो है वो बी में स्टोर हो जाएगा, 4,6। अब इस वेरिएबल को आप जो है वो प्रिंट करवाते हैं। ये क्या होगा, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस कवर करेगा, आपका जो वेरिएबल है डाटा रिटर्न वाला, अब इस टेम्परेचर जो हमारे पास टेम्परेरी वाला वेरिएबल है इसमें सेव हो जाएगा, और हम इस टेम्परेरी वाले वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं। अब आपके पास उसको रिजल्ट को शो करेगा, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंस होता है दोनों का, और यही हमने तब यूज़ करने होते हैं जब हमारे पास कोई वैल्यू, कोई फंक्शन ऐसी लॉजिक रिटर्न करवाना चाह रहा हो जिसमें हमारे पास कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो, कुछ इस तरह का सिनेरियो, या हमने कोई लॉजिक ऐसी बनानी हो जो कोई किसी वैल्यू को रिटर्न कर रही हो, प्रिंट नहीं रिटर्न कर रही हो, तब हम अपने रिटर्न फंक्शन यूज़ करते हैं। मैम इसको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं? नहीं, ये कॉल बैक फंक्शन नहीं है, ये जस्ट सिंपल फंक्शन है। रिटर्न फंक्शन को कॉल बैक नहीं कहेंगे हम, जो खुद को कॉल नहीं कर रहा ना उस तरह से कॉल बैक नहीं कहेंगे, कोई रिकर्जन परफॉर्म नहीं हो रही है इसमें। अच्छा जी, दोनों फंक्शंस क्लियर हैं, दोनों टाइप्स फंक्शन की। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? मैम ये है तो क्लियर, लेकिन जरा ये बता दें, जैसे ये दो फंक्शन है, दूसरा रिटर्न करे, और जो पहले वाले दोनों को हम सिंपल फंक्शन ही कहते हैं। हाँ, होते सिंपल है, लेकिन एक फंक्शन में यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड ऐड करते हैं तो इसको, ये टाइप्स है ना, एक सिंपल फंक्शन होते हैं, ये ठीक वाली है, जो टाइप्स है ये सिंपल फंक्शन है, और ये वाली जो टाइप है हमारे पास फंक्शन की वो रिटर्न फंक्शन में आती है। ओके। चले, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम ज़रा थोड़ा सा इसको, लास्ट क्लास में हमने लॉजिक्स डिस्कशन की थी, आपकी कंडीशंस की और आपके फंक्शंस की। अब मैं वही जो है कॉन्कैटिनेट करने लगी हूँ, यहाँ पे फंक्शन के अंदर कंडीशन यूज़ करने लगी हूँ। एक फंक्शन मैं बना रही हूँ, इस फंक्शन में उनका नाम रख लेते हैं कैलकुलेट एरिया के नाम से, कैलकुलेट एरिया कुछ ये। अच्छा, इसमें जो दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, एक हम पैरामीटर पास कर रहे हैं विड्थ के नाम से, क्योंकि हमें एरिया जब फाइंड करना होता है तो हमारे पास विड्थ और हाइट दोनों होती हैं, HEIGHT। विड्थ और हाइट के नाम से हमने दोनों पास कर दिए हैं इसमें। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रही हूँ। कंडीशन क्या है जी, ज़रा इसको देखें। अगर तो विड्थ लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो कंसोल डॉट लॉग लिखें आप इसमें, और कंसोल डॉट लॉग में आप क्या कहती है? स्टूडेंट, आपको कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक क्या म्यूट करें। इतनी भी वो गुर्बत नहीं चाहिए थी 2,500 रुपए की। 2,500 तो ले लो थोड़ा थोड़ा करके, इस महीने का जितना मुस्तफ़ा, बाकी अपना रहता माइक म्यूट कर दें। बस 2,500 रुपए? पागल उसने कराया भेजा कितना? 5,000 7,500 भेजा था तो मामा को नहीं भेजा? मामा को जाके बताओ जरा। 2,500? अच्छा जी, यहाँ पे विड्थ मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर।
क्योंकि हमारे पास अगर विड्थ जो है वो नेगेटिव नंबर होगा तो हम यहाँ पे उसको शो ही नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते। और अगर ये चीज़ हमारे पास इसी तरह कंटिन्यू रहती है आपको, तो फिर आगे कंटिन्यू करो ना, इसको जस्ट यहीं से रिटर्न कर दो, कुछ ये रिटर्न कर दो। अब मैं इसमें ये काम कर रही हूँ कि ये रिटर्न कर रहा है आपकी इस विड्थ वाली वैल्यू को, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो जस्ट यहीं से रिटर्न कर दो। एक यही सेम कंडीशन हम हाइट के लिए भी लगाते हैं, क्योंकि हाइट भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव नंबर में ही होनी चाहिए। कुछ ये अच्छा, ये दोनों कंडीशन होगी हमारे पास, और इसको भी हम रिटर्न करेंगे यहाँ से। क्यों रिटर्न करेंगे? क्योंकि अगर आपकी हाइट भी नेगेटिव नंबर में होगी तो ये उसकी तरह वर्किंग भी नहीं करेगा, आगे वाली वैल्यूज़ को परफॉर्म नहीं करेगा। अब हम एक फंक्शन वेरिएबल बनाते हैं, लेट एरिया इक्वल्स टू विड्थ मल्टीप्लाई विद हाइट। विड्थ और हाइट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ से अब हम रिटर्न करेंगे ये जो एरिया वाले वेरिएबल है। अभी जैसे हमने a प्लस बी किया था, रिटर्न a प्लस बी, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो रिटर्न a विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेकिन मैं कर रही हूँ उसको एक वेरिएबल में सेव कर रही हूँ और उस वेरिएबल को यहाँ से रिटर्न कर रही हूँ कुछ इस तरह से। इतना काम कर लिया यहाँ तक। अब इस फंक्शन को हमने कॉल करवाना है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने सॉरी एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट एरिया 1 के नाम से, और ये जो कैलकुलेट एरिया वाला फंक्शन है जिसको कॉल करवा रही हूँ, ये डबल इक्वल्स नहीं आएगा, कुछ ये इस तरह से होगा, और यहाँ पे भी हमारा ये इस तरह से सिंपल कॉल हो जाएगा फंक्शन। एक वैल्यू हम 4 रख रहे हैं, एक वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, ठीक हो गया जी। विड्थ हमारी 4 है और जो हमारे पास हाइट है वो 2 है। कंसोल और लॉग में अब एरिया 1 को हम कॉल करवा रहे हैं, बस ये। लेकिन मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, अच्छा इसमें हम कॉन्केटिनेशन करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कॉन्केटिनेशन किस तरह से कर लेते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और इसमें आप पास कर दो आपका जो रेक्टेंगल वाला है वेरिएबल, एरिया 1 वाला जो वेरिएबल है ना उसको पास कर दो। और यहाँ पे हमें इसके आगे ये यूज़ करना चाह रही हूँ ताकि हमारे जो है ना स्पेसिस का इशू ना है, और इसकी ये जो कॉलन है इसको रिमूव करें, प्लस एरिया 1 वाला जो हमारा वेरिएबल है उसको यहाँ पे प्रिंट करें। समझ आया यहाँ तक सबको? इसको मैं अभी रिपीट करूँगी, लेकिन जस्ट अभी मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बिल्ड कर रही हूँ इसका, ताकि आप लोग देख लो कि किस तरह लिख रहे हैं। कॉन्स्ट एरिया 2 के नाम से एक दूसरा वेरिएबल बना रही हूँ, इसमें सेम वही फंक्शन कॉल करवा रही हूँ कैलकुलेट एरिया वाला। और अब क्या कर रहे हैं जी, इसमें मैं अब नेगेटिव वैल्यूज़ दे रही हूँ, एक वैल्यू -4 में दे -4, एक वैल्यू हमारी -6, दोनों वैल्यूज़ इस बार नेगेटिव दे रहे हैं, चेक करने के लिए कि क्या हमारी कंडीशंस जो हैं वो ठीक से वर्किंग कर रही हैं कि नहीं कर रही। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ कुछ ये, और इसमें अब हम पास कर रहे हैं जी हमारा एरिया 2 वाला वेरिएबल, एरिया 2। चलें जी स्टूडेंट्स, मुझे बताएंगे ज़रा क्या आउटपुट विजिबल होगी इसकी। जी हैंड रेस किया था किसी ने? जी जी जाहिद बोले। मैम मेरा तो क्वेश्चन है, आप आउटपुट की चीज़ें ले लें फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ। आप बताएं स्टूडेंट्स क्या आउटपुट होगी, आइडिया है आप लोगों को? जी मुस्तफ़ा। मैम एक मिनट, ये जरा कोड ओपन करिएगा। अगर नहीं किसी को समझ आ रही तो मैं बता दूं। बता दें, कोई भी बता दे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्पेसिफिक बताने किसी ने, कोई भी बता दे। जी आउटपुट इस तरह होगी, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 8 एंड नीचे आएगा विथ जो है ना, विथ मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, हाइट मस्ट बी पॉजिटिव नंबर। 90% तक ठीक बताया आपने। चलिए ज़रा देख लेते हैं कि क्या इसके आउटपुट है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ ये आउटपुट आ रही है, इसको रिलोड करें ज़रा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 8, विड्थ मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, ये चीज़ जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा, इस पर ज़रा समझते हैं इसको।
विड्थ और हाइट हमारे पास दोनों क्या है जी, पॉजिटिव होने चाहिए। हम यहाँ पे कंडीशन में चेक कर रहे हैं कि अगर विड्थ नेगेटिव मिल गई है उसको एज एन आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ से रिटर्न कर दो, बाकी किसी चीज़ में जाओ ना, यहाँ पे आए ना। स्टूडेंट्स माइक प्लीज़ अपना म्यूट रखिए ना अभी। तुम ऐसा करो 2,000 मुझे भेज दो, मैं फिर कुछ करके आके तुम्हें 20 तक पूरा करके दूँ। जान तो मैं छुड़ा दूंगा, तो आइंदा से मुताद रहूंगा। मुस्तफ़ा अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा, यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हम विड्थ की चेकिंग कर रहे हैं कि अगर तो विड्थ हमारे पास नेगेटिव नंबर में चली गई, लेस देन इक्वल्स टू जीरो का मतलब ये है कि ना तो वो जीरो हो ना ही जीरो से लेस हो, नेगेटिव वैल्यू ना हो। अगर तो वो नेगेटिव वैल्यू में चली गई है तो यहाँ पे आपने ये वाली लॉजिक देखनी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है बाकी के पीस ऑफ कोड को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो हम बाकी की लॉजिक में जाएंगे नहीं और इसको यहाँ से एग्जीक्यूट किए बगैर ही टर्मिनेट कर देंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने जब फंक्शन कॉल करवाया तो हमारे पास एक पैरामीटर है 4 और एक पैरामीटर है हमारे पास 2। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ जब दोनों कंडीशन ये चेक करेगा आर्ग्यूमेंट में कि 4 भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो गए, तो फिर ये इस वेरिएबल में जाएगा एरिया वाले वेरिएबल में और विड्थ और हाइट दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। 4 2 टाइम्स 8 को स्टोर करा देगा यहाँ पे एरिया वाले वेरिएबल में और इसको यहाँ से रिटर्न कर देगा। और आपके पास अगर पॉजिटिव वैल्यू है दोनों, तो यहाँ पे आपके पास वो जो नंबर आ रहा है कि आपके पास विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एरिया इज 8, वो शो करवा देगा। नेक्स्ट टाइम पे मैंने कंडीशन चेकिंग के लिए ये काम किया है कि मैंने -4 और -6 रखा है। अब वो यहाँ पे जाएगा और देखेगा कि हमारे पास विड्थ पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो -4 में है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो वो यहीं से रिटर्न कर देगा। इसको प्रिंट करेगा कंसोल्ड और लॉग, कंसोल्ड और लॉग में विड्थ मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर को प्रिंट करेगा और यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब विड्थ हमारे पास यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा तो विड्थ एक अनडिफाइंड हो जाएगी, विड्थ उसको नहीं समझ आएगी विड्थ में क्या वैल्यू है, मतलब कोई वैल्यू जब उसने यहाँ पे इसको परफॉर्म ही नहीं किया, 0 और 0 समथिंग, उसके लिए डेफिनेशन ही नहीं है इस चीज़ की, तो नेक्स्ट टाइम पे वो प्रिंट करेगा इस जो आपका ये वाला कंसोल लॉग है इसकी वजह से यहाँ पे वो प्रिंट करेगा एरिया इज अनडिफाइंड। समझ आया इसका? माइक आप लोगों के अनम्यूट कर रही हूँ मैं। जी समझ आया सबको? यस मैम। एक मैसेज है या ऐसे समझे कि कोई दोस्तों के लिए दोस्तों के लिए मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये जो माइक खोल के ना रिकॉर्डिंग हमारी ख़राब हो जाती है सबके लिए, तो प्लीज़ जिसको भी अगर पर्सनल गुफ्तगू करनी है ना घर में या किसी और जगह पे, तो ये माइक बंद कर लिया करें मेहरबानी करके। जी और किसी का कोई सवाल है? जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी तो हमने जस्ट 2 कंडीशंस फिट की हैं। फॉर एग्जांपल जब हम फंक्शन कॉल करते हैं वहां पे आई स्ट्रिंग जाता है, अभी तो माइनस है ना, फिर भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, आ जाता है? मुझे समझ नहीं आया क्या आ जाता है उसमें। स्ट्रिंग पास कर ओके देते हैं। स्ट्रिंग पास कर देते हैं, ठीक है, लाइक तो दिस। हम इस चीज को जी जिस जी तरह कह रहे हो आप, लाइक यहाँ पे हम अली पास कर देते हैं ये। एग्जैक्टली हम्म तो इस चीज को हम प्रिवेंट क्यों नहीं कर लेते? किस तरह प्रिवेंट? मतलब कि स्ट्रिंग ना पास कर सके यूजर, सिर्फ नंबर पास कर सके। एग्जैक्टली जो जी जी जो चीज रिक्वायर्ड है। हम्म अच्छा पहली चीज़ मैं बता दूं कि ना यहाँ पे ना यूज़र पास नहीं कर रहा, इस टाइम पे हम यूज़र से प्रॉम्प्ट नहीं ले रहे हैं। अगर हम इसको किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ रिलेट करें ना तो वहाँ पे हम ये यूज़र से ले रहे होंगे, सी आउट करके जो है इसको यूज़र से गेट कर रहे होंगे। अगर दूसरी एग्जांपल की बात करें तो यूज़र से ये आउटपुट आ रही हुई, यहाँ पे हम आउटपुट यूज़र से नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से ही ऐड की है। ये आउटपुट जो है ये यूज़र नहीं प्रोवाइड करा, इसको अभी हम यूज़र तक नहीं लेके गए हैं। यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट जो है ना ये मैंने अपनी मर्जी से चेक किया। और वो वाली जो जी जी मैं रिस्ट्रिक्शंस है भी ना लेट मी टेल यू, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसमें हम ये वाली रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दें कि हमारा जो यूज़र है वो स्पेसिफिक डेटा ऐड कर सके, जैसे कि आपके पासवर्ड्स में होता है, पासवर्ड चेकिंग में कि नंबर्स आने चाहिए और कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, इसके अलावा कुछ गलत चीज़ ना ऐड हो, या आपके जो ईमेल में होता है। ये वाली जो रिस्ट्रिक्शंस है ना ये हम बैक एंड में ऐड करते हैं कि यूज़र जो फ्रंट एंड में ऑथेंटिकेट कर रहा है ना काम, उसको हम बैक एंड में ऐड करते हैं, फ्रंट एंड के साथ उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। समझ आया आपको? जी जी समझ तो आ गया। मैं यही कह रहा हूँ कि हम इस चीज को प्रिवेंट क्यों नहीं कर लेते, मतलब हम कितनी इफ एल्स की कंडीशंस फिट करेंगे? हम नहीं कर सकते ना यहाँ पे, इस टाइम पे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। अभी तो मैंने जस्ट इसको नेस्टिंग करके समझाने के लिए किया है। इस टाइम पे हम इसको इस तरह ही कर सकते हैं, इस टाइम पे नहीं प्रिवेंट कर सकते। वो जो हमारे पास टोटल प्रिवेंशन है ना वो बैक एंड का कॉन्सेप्ट होता है कि हम ये सब प्रिवेंशन लगाएं कि यूज़र इस तरह की चीज़ ना कर पाए फ्रंट एंड में।
इस टाइम पे एट अ टाइम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये तो मैंने जस्ट एक रैंडम समझाने के लिए बताया कि किस तरह कंडीशंस नेस्ट होंगी, और नेगेटिव वैल्यूज़ भी खुद से ऐड किए हैं कि ये वाली रिजल्ट क्या चीज़ शो करवा रही है। हाँ जी, क्लियर है। जी क्लियर है शाहिद आपको? मैम क्वेश्चन मेरा फिर भी वही है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ जो आप अच्छा, बड़े मैं अच्छे से मुझे आपने एक मिनट डिफाइन किया दीजिएगा। है। मुझे आपकी बात ये समझ आई है कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे जो हम लिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पे हम इस टाइम पे अगर कोई नेगेटिव वैल्यू लिख रहे हैं तो हम ना लिख सकें, ऐसा कह रहे हैं आप? या यूज़र अगर कोई वैल्यू ऐड करना चाहे तो वो नेगेटिव वैल्यू या इस तरह की स्ट्रिंग वैल्यू ऐड ना कर सके, सिर्फ नंबर ऐड कर सके, ये क्वेश्चन है आपका? एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ जिस तरह का जो हमारा वेरिएबल रिक्वायर्ड है, जस्ट वही डाटा टाइप वो पास कर सके, वो स्ट्रिंग में न्यूमेरिक वैल्यू पास ना कर सके, या हम भी ना पास कर सके ना, जैसे हमने नेगेटिव वैल्यूज खुद से दी हैं। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग देते हैं तो इसके लिए हमें मतलब मजीद इफ एल्स की कंडीशंस फिट करना पड़ेंगी कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट आर्गुमेंट इज स्ट्रिंग, देन आप ये कर दो। देखो, अभी एक चीज़ आप देखो कि यहाँ पे जो है ना, कोई भी पहली चीज़ तो हमने एरिया तो फाइंड करना नहीं है किसी भी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है? तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है नहीं। हम लॉजिक्स और फंक्शंस, अभी जो ये चीज़ मैंने समझाई है वो मैंने इसलिए समझाई है ताकि एज अ बिगनर लेवल पे हमें कोई नहीं पता कि जो जावास्क्रिप्ट है कैसे काम करती है, तो हम उसमें देख सकें कि दोनों डिफरेंट टॉपिक हैं, फंक्शन भी और कंडीशन भी, और रिटर्न फंक्शन भी डिफरेंट है। तो उन तीनों को हम इकट्ठे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को कराने का पहला मकसद तो ये है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आपका सवाल जो है कि अब हम भी ऐड ना कर सके। अच्छा, अगर हमारे मर्जी हम क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे यार, ठीक है? ये तो मैंने खुद से ऐड किया ना ताकि हम कंडीशन चेक कर सकें। जो नेगेटिव वैल्यूज़ ऐड किए हैं खुद से किए हैं, जानबूझ के किए हैं, ताकि ये वाली आउटपुट मैं आपको दिखा सकूँ। अदरवाइज़ हम इसको भी प्रिंट कर सकते थे तो और सही है आंसर आ रहा था। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो वर्किंग हो रही है ना, अगर हम इसमें मज़ीद रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाह रहे हैं और यहीं पे इसी पे स्ट्रिक्ट रहना चाह रहे हैं कि जी हमने अभी नहीं देखना बाकी चीज़ों को, तो फिर हम वहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको समझाया था मैंने लास्ट क्लास में, जिसमें हम प्रॉपर टाइप्स चेक कर रहे थे। वहाँ पे फिर हम ये काम करेंगे कि इसके अंदर एक और नेस्टिंग करेंगे कि टाइप ऑफ ऑपरेटर नेगेटिव वैल्यूज़ में ना, मतलब नंबर ऑफ नंबर ही रहेगा और वो नेगेटिव साइड पे ना जाए, तो वो करने का कोई कंसर्न बनता नहीं है, उसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम है ही नहीं एरिया फाइंड करना और ये सब करना। हम इनकी नेस्टिंग किस तरह करेंगे, हम लॉग आउट और लॉग इन वाली ऑथेंटिकेशन अगर करेंगे तो हम वहाँ पे जो हमारी कुछ होती है ना एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज होती हैं जिस पे ऑटोमेटिकली ये वर्किंग हुई होती है, ऑटोमेटिकली वो ये काम करती हैं कि यूज़र इस तरह का काम ना कर सके, लाइक यूज़र जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ ना ऐड कर सके, तो वो ऑटोमेटिकली बस लाइब्रेरी यूज़ करके हमारा काम हो जाता है। अब हमने यहाँ पे कोई इस तरह की लॉजिक लगाने की हमारा कंसर्न है ही नहीं, हमारा इससे कोई रिलेशन है ही नहीं कि हम ये कहें कि यूज़र नेगेटिव वैल्यू ना ऐड कर सके। फिर चौथी चीज़ ये कि हम यूज़र से वैल्यू ले ही नहीं रहे हैं, ये जो हम आर्ग्यूमेंट ऐड कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं और एज अ कोडर कर रहे हैं। अभी तक ये यूज़र यहाँ पे कोई भी फ्रंट एंड नहीं बना हुआ जिसमें यूज़र जो है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऐड कर सके। आपकी जो बाकी लैंग्वेजेस होती हैं उसमें आप अपना सी आउट को यूज़ करके कर सकते हो काम आप यूज़र से आउटपुट ले सकते हो और उन पर वर्किंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि यूज़र अपने आर्ग्यूमेंट पास करे, उन दो आर्ग्यूमेंट्स पे आप काम करो। मीटिंग इज गोइंग टू एंड।